हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और शानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि मेरे रिवाइज कराने से पहले आप जो है खुद ब खुद जो है बेटा चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। अब तक जितने भी चैप्टर्स आपको कराए गए हैं आप बेटा उनका बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम आपको क्या रिवाइज कराने वाले हैं। आज बेटा मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8 कंबाइंड। तो आपको याद होगा बेटा लेक्चर 8 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने बेटा आपसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ही डिस्कस करा था, इसलिए जो है बेटा मैंने ये दोनों के दोनों लेक्चर्स का जो रिवीजन है वो आपका कंबाइंड कर दिया है। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ बेटा मैं जो है आज के लेक्चर का रिवीजन जो है शुरू करता हूं। तो देखो आओ सीधे स्लाइड पर आते हैं और अब कंटिन्यू करते हैं अपना रिवीजन। ठीक है, देखो तो बेटा आपको अच्छे से याद होगा जो लेक्चर 6 था उसके अंदर हमने आपको जो है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की शुरुआत करी थी, जिसके अंदर हमने बेटा आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके करा दिया था। ठीक है, नहीं सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करा दिया था बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने आपको कराया था लेक्चर 7 के अंदर। तो बेटा किस तरीके से आखिर आपका जो है CO2 का ट्रांसफर होता है ये हम जो है आज बेटा देखने वाले हैं आपके। ठीक है, तो अब आपको बेटा स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, जिस तरीके से आपको याद होगा बेटा जब ऑक्सीजन का हमने ट्रांसपोर्ट करा था तो लगभग 97% तो बेटा वो हीमोग्लोबिन के साथ गया था कंबाइंड होके इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बाकी जो बचा कुछ 3% था बेटा वो आपके किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट हुआ था। उसका ट्रांसपोर्ट हुआ था बेटा प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व्ड स्टेट में। वो प्लाज्मा के अंदर आपको पता है बेटा प्लाज्मा जो है लिक्विड वाला पार्ट होता है ब्लड का और वो उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको बेटा स्क्रीन पर आपकी दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है बेटा CO2 का पूरा ट्रांसपोर्ट की किस कौन कितने परसेंट जो है बेटा आपकी CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आप क्या देखते हो, आप सबसे पहले देखते हो बेटा ऊपर ही ऊपर देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्लियरली वहां दिख रहा होगा नियरली 20 से 25%। अगर हम बात करते हैं थोड़ा अप्रोक्सीमेटली तो 23% जो आपकी CO2 होती है बेटा उसे RBC आपके ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, RBC मतलब क्या है बेटा, आपको पता है RBC के पास एक जो है आपके क्या है रेड कलर का पिगमेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन आपके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है और आपके क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बेटा, आपके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और आपको याद होगा लेक्चर में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है दो पार्ट से मिलकर आपका हीमोग्लोबिन बना है। एक तरफ है हीम, एक तरफ है ग्लोबिन। ग्लोबिन यानी कि बेटा आपका कौन सा वाला पार्ट, आपका बेटा प्रोटीन चेन वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपकी 4 प्रोटीन की चेन होती है। अब बेटा प्रोटीन की चेन है दैट मीन्स उसके पास अमाइनो ग्रुप भी होगा। तो ये जो अमाइनो ग्रुप होता है बेटा प्रोटीन चेन का, इसी अमाइनो ग्रुप के साथ आपकी कौन बाइंडिंग शो करता है, आपका बेटा CO2 बाइंडिंग शो करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं आपके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बाद में जो बेटा 7% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे आपका प्लाज्मा लेके जाता है किस स्टेट में, वही बेटा डिसॉल्व स्टेट में। वो प्लाज्मा के अंदर जो है आपकी बाकी बची कुछ 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसके अंदर आपकी डिसॉल्व हो जाती है और उसका भी आपका जो है क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट बेहतरीन तरीके से जो है हो जाता है। फिर बेटा अब लगभग अब तक आपके 30% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अब बची कितनी आपकी 70% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका होता है बेटा बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा HCO3 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा बाइकार्बोनेट आयन। बट ये आपके बाइकार्बोनेट आयन बेटा इस फॉर्म में नहीं जाते, आना इनको भी प्लाज्मा में पड़ता है। देखो मैं जरा हटता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये आपके प्लाज्मा में आते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ, और बना लेते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेटा आपका ट्रेवल करता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, और आपके जो है बेटा कहाँ पहुंच जाता है, एल्विलाई तक पहुंच जाता है। और देन उसके बाद बेटा एटमॉस्फेयर में इसी को रिलीज आउट आपके कर दिया जाता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि आपको पता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम लोडिंग करते हैं वो आपकी लोडिंग कहाँ होती है, वो आपकी बेटा लोडिंग होती है आपके टिश्यूज में, और उसको बेटा अनलोड कहाँ पर करा जाता है, आपके एल्विलाइज में। फिर वहां से उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है किसके अंदर बेटा, एटमॉस्फेयर के अंदर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए बेटा एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, आपके लिए उसका कोई भी यूज नहीं है, तो उसे बॉडी को निकालना है और उसके बदले में क्या चाहिए, यूजफुल प्रोडक्ट। और क्या होता है यूजफुल प्रोडक्ट बॉडी के लिए बेटा, ऑक्सीजन। क्यों,
क्योंकि बेटा उसको एक आपकी रिएक्शन करनी है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रिएक्शन, जिसके थ्रू वो जो है बेटा आपके एनर्जी को फॉर्म करना चाहती है। अब अगला जो मेरा सवाल आपसे होता है बेटा वो ये होता है कि लगभग कितने परसेंट जो है बेटा आपके प्लाज्मा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो आप देखते हो बेटा 7% तो डायरेक्टली डिजोल्व होके गया और 70% इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? सोडियम के साथ रिएक्ट करा, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है बेटा उसने ट्रेवल करा, पर करा किसके थ्रू? प्लाज्मा के ही थ्रू। इसलिए कहते हैं बेटा लगभग 77% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। और आप ये वाली बात बेटा अपने दिमाग में सेट कर लोगे। क्या सेट कर लोगे आप बेटा? ये वाली बात सेट कर लोगे, लगभग 77% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कौन लेके जाता है? आपका प्लाज्मा लेके जाता है। और जो 23 बची कुची आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कितनी? 23%, उसे आपका बेटा हीमोग्लोबिन लेके जाता है, यानी कि आपकी आरबीसी बेटा, रेड ब्लड सेल, या फिर उन्हीं को हम कहते हैं बेटा आपके क्या? इरिथ्रोसाइट। समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे तो मैंने इसका नाम बेटा रैपिड रिवीजन रखा है, बट आप हमेशा देखते हो कि बहुत आराम से धीमा धीमा बताते हैं, क्योंकि देखो यार मकसद बहुत क्लियर है हमारा, आपको बेहतरीन कंटेंट देना है। आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बेटा सेट होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। फिर देखो बेटा मैंने नोट में यही वाली बात आपको लिखवा दी कि जो CO2 होता है वो बेटा आपके NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप के साथ, प्रोटीन का जो अमाइनो ग्रुप होता है बेटा उसके साथ वो बाइंड करता है, किसमें? आपके हीमोग्लोबिन में, जिस तरीके से आपका ऑक्सीजन बेटा आयरन से बाइंड कर रहा था, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। फिर बेटा मैंने आपको बाइंडिंग बताई है किसकी? हीमोग्लोबिन की। जरा देखो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो जब हीमोग्लोबिन आपका बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब आपका हीमोग्लोबिन बेटा बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनाता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब आप देखते हो बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, पता है आपको क्या चीज देखने को मिलती है? कि ये जो बाइंडिंग हो रही है ना ये एक्चुअली में रिवर्सिबल बाइंडिंग है। सर रिवर्सिबल बाइंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो बाइंडिंग आपकी हुई है ना ये अलग भी हो सकते हैं। आपको अच्छे से पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन को एज अ ट्रक समझो। हीमोग्लोबिन जैसे ही एल्विलाई के पास जाता है बेटा वो ऑक्सीजन को लोड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेकर टिश्यूज के पास जाता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देता है, फिर वहां से CO2 को लोड करता है, लेके आता है उसे कहां तक? एल्विलाइज तक। एल्विलाइज में CO2 को डाल देता है, फिर वहां से ऑक्सीजन लोड कर लेता है। तो बेटा इस तरीके से जो है आपका हीमोग्लोबिन क्या है? फंक्शन करता है। आपको समझ में आ गया? इसलिए हम इसको कह रहे हैं रिवर्सिबल बाइंडिंग। यानी कि अगर एक बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म हो गया तो ये बेटा बाद में अलग भी हो सकते हैं, बाद में ये टूट भी सकते हैं। बट अगर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बेटा, फिर आप क्या देखते हो? नंबर 3 पे देखो, अगर गलती से भी हीमोग्लोबिन को बेटा क्या कहते हैं आपके, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो बेटा वो बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि आपकी इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। दिख रहा है बेटा आपको? देखो अब दिखेगा। अगर बेटा आपका गलती से भी हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो वो क्या फॉर्म कर लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बेटा इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। एक बार अगर ये बन गया तो बेटा वो कभी भी वापस नहीं जाने वाला है, वो टूटेगा नहीं। एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है, समझ रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा बेटा क्या कहा जाता है सर्दियों में, आपने देखा कभी जब कुछ लोग क्या करते हैं, बंद कमरे के अंदर कमरे को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, कहीं से भी ऑक्सीजन आने का वो चांस नहीं छोड़ते। जो एयर होती है वही उतनी ही होती है। फिर क्या करते हैं बेटा? अंगीठी जला लेते हैं। देखा आपने? एक परात लाते हैं, एक आप कह सकते हो एक क्या कहते हैं, एक तसला परात जो भी आप कहते हो बेटा, उसको लाते हैं, उसके अंदर कुछ लकड़ियां डालते हैं, उसको जला देते हैं। होता क्या है? उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बेटा, ठीक है। और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बर्निंग नहीं होती, कंबशन नहीं होता कंप्लीटली। होता क्या है? फिर उससे बेटा धुआं होने लगता है, और एक्चुअली में पता है क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी प्रोड्यूस होती है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा फिर वही इंसान सोते सोते इनहेल करता है, आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बेटा वो बाइंड कर जाती है, स्टेबल प्रोडक्ट बना लेती है, फिर वो उससे जुदा नहीं होती, और बेटा इस तरीके से उसकी दम घुट के मौत हो जाती है, उसे पता भी नहीं लगता, वो सोते सोते मर जाता है। आप बेटा अखबार में पढ़ते होंगे सर्दियों में जो है न्यूज़पेपर में अक्सर एक खबर आती है कि कुछ लोगों ने कमरे को बंद करके अंगीठी जलाई और वो अगली सुबह उठ ही नहीं पाए। क्यों नहीं उठ पाए? क्योंकि बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बनी वहां पर, और उसने बेटा आपकी स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। बॉडी को ऑक्सीजन मिली नहीं बेटा, दम घुटने से उनकी जो है क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती है, डेथ उनकी जो है हो जाती है। आपको समझ में आ गया कंसेप्ट? बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा देखो जरा ध्यान से, फिर हम बात करते हैं बेटा एसोसिएशन। जब हम बात करते हैं एसोसिएशन का मतलब क्या है? लोडिंग। कि CO2 की लोडिंग कहां पर होगी?
तो आपको अच्छे से पता है टिश्यूज के पास होगी CO2 की लोडिंग, टिश्यूज में ही तो होगी बेटा CO2 की लोडिंग। और अनलोडिंग किसकी होती है टिश्यूज में? बेटा आपकी होती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो अब एक बात बताओ, जब जो है अब लोडिंग होनी है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसमें? हीमोग्लोबिन के साथ टिश्यूज में होनी है। तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। और बेटा आपको अच्छे से पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेटा प्राइमरीली रिलेटेड है किससे? बेटा आपकी बाइंडिंग से। बाइंडिंग होगी नहीं होगी ये बेटा खुद के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है, ठीक है। अदर फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं उस बाइंडिंग को, समझ रहे हो? तो अदर फैक्टर्स सिर्फ उस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं बेटा। अगर खुद का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो पक्का बाइंडिंग होगी। तो आपको पता है बेटा टिश्यूज में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका लेस होता है। और मेजर फैक्टर होता है बेटा जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहा होता है। किसकी बाइंडिंग को? आपकी बेटा आपकी जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हो रही है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या देखते हैं? फिर इसके बाद आप देखते हैं बेटा मेजर चीज में क्या देखते हैं? आप देखते हैं पूरी तरीके से लोडिंग किस तरीके से हो रही है। और आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी, अगर जिस बच्चे ने बेटा लोडिंग को समझ लिया उस बच्चे को जो है अनलोडिंग समझने में कोई समस्या आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जिस तरीके से लोड होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अनलोडिंग होगी। समझ में आ गया? तो बेटा किस तरीके से लोडिंग होती है? सबसे पहले तो बेटा देखो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक तरफ टिश्यू लेवल दिख रहा है आपको, टिश्यूज दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बेटा सिस्टमिक कैपिलरी दिख रही होगी। देखो बेटा राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जहां हमारा फोटो लग रहा है उस फोटो के नीचे देखो बेटा दिख रहा है सिस्टमिक कैपिलरी, बिल्कुल दिख रहा होगा। इसके अंदर फिर बेटा एक रेड कलर से जो हमने बनाया है अंदर उसको हमने कहा है आपके रेड ब्लड सेल, आपको दिख रहा है? बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। जब हम बेटा ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो देखो जरा ध्यान से, आपको पता है 7% जो होता है वो डायरेक्टली डिसॉल्व स्टेट में होता है। किसके थ्रू? आपके प्लाज्मा के थ्रू। तो आप क्या देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग वो 7% तो बेटा प्लाज्मा के थ्रू डायरेक्टली जा रही है जो आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होता है बेटा? लगभग 23% जो है वो बेटा आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से वहां गई, वहां पर कौन होता है बेटा? आपके होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। अब इस समय क्या होता है? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो वो बेटा धक्का मार देती है किसको? आपके ऑक्सीजन को, और कहती है हे ऑक्सीजन तुम जो है हीमोग्लोबिन से जुदा हो जाओ। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने का काम करता है कौन बेटा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और खुद उसके साथ बॉन्ड बना लेता है जो कि आपको दिख रहा होगा बेटा HbCO2 20 से 25%, जिसे हम कहते हैं बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, बन गया। चलो इस तरीके से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई आपके किसके पास? हीमोग्लोबिन के साथ। अब जो ऑक्सीजन को लात मारा था वो वहां रहेगी नहीं बेटा, वो भी कहती है नहीं अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, अब तो मैं अपने प्यारे टिश्यूज के पास जाऊंगी। तो बेटा इस तरीके से वो टिश्यूज के पास जा रही है। अब ये जो HbO2 बेटा दिख रहा है ना, इसी समय देखो यही है वो 97% जो आपके ऑक्सीजन इसके थ्रू आती है HbO2। इस तरीके से CO2 इसको लात मारता है, इस तरीके से इसके साथ फिट होता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाती है? आपके टिश्यूज में। तो देख रहे हो बेटा दोनों ही आपको जो है यहाँ एक कंबाइंड पूरा का पूरा जो है आपको देखने को मिल रहा है, पूरा ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, बाकी प्लाज्मा जिस तरीके से लेके जा रहा है 7% 3% ऑक्सीजन उसी तरीके से प्लाज्मा लेके आया है। बट मैंने ये वाली बात बेटा यहाँ पर नहीं लिखाई क्योंकि मैंने सोच रखा था मैं आपको रिवीजन में ही ये वाली बात बताऊंगा, नहीं तो बेटा हौच पौच हो जाती और चीजें जो है वहां पर बिगड़ जाती। ठीक है, अब बेटा कितने 30% आपका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो चुका है? आपका जो है बेटा 30% कार्बन डाइऑक्साइड का आपका ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अब बची 7% जो कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस तरीके से करती है अब जरा ध्यान से देखना। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसके ऊपर बेटा 70% लिख रहा है, वहां से देखो दिख रहा है CO2 अंदर गई, अंदर बेटा वाटर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है बेटा आरबीसी में वाटर। तो वो उसके साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करती है, उस रिएक्शन करने के साथ आपके बनाती है क्या बेटा? H2CO3 जो कि आपको दिख रहा होगा कार्बोनिक एसिड जिसे हम कहते हैं। ये बेटा सीधे बन सकता है बट बहुत स्लो बनता है, बहुत ही ज्यादा स्लो बनता है। तो यहाँ पर हमें एक एंजाइम डाल देते हैं जो इसको बहुत ही सुपर फास्ट कर देता है इस प्रोसेस को, जिसका नाम है बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसे हम कहते हैं प्यार से CA। क्या नाम है इसका बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो बेटा CO2 और H2 रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि बेटा आपकी क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। अगर ये नहीं होगा तो सर क्या बनेगा? नहीं, बिल्कुल बन जाएगा बट बहुत स्लो हो जाएगी ये प्रोसेस बेटा। आगे क्या होता है जब बेटा ये बन जाता है आपका कार्बोनिक एसिड, इसी का ही जो है बेटा ब्रेक डाउन करने में मदद करता है कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ब्रेक डाउन ऐसे होता है इसके अंदर से H+ निकाल दिया जाता है यानी कि हाइड्रोजन आयन, और इसमें से बेटा आपके क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जब बेटा आपके कार्बोनिक एसिड से अलग हो जाता है तो क्या बचता है आपके पास बचता है बेटा बाइकार्बोनेट आयन। अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है बेटा? आपके प्लाज्मा में चला जाता है। देखो अब मैं गायब हो रहा हूं, सीधा फोकस वहीं रखना। एरोस को देखो ध्यान से, एरोस को। तो आपको क्या दिख रहा है? देखो बेटा बाइकार्बोनेट से एक एरो जा रहा है ना बाहर की तरफ,
अब बेटा होता क्या है, ये बाहर की तरफ जाता है, तो देखो नेगेटिव चार्ज अगर बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है H प्लस और एक नेगेटिव चार्ज, जो कि आपका नेगेटिव आयन है, कौन, बाइकार्बोनेट आयन। अब बेटा आप नेगेटिव बाहर ले जाओगे, अंदर प्लस है तो न्यूट्रलिटी तो रही नहीं, प्लस प्लस ज्यादा हो जाएगा। तो इसी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें बेटा जितना हम नेगेटिव चार्ज बाहर ला रहे हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर अंदर भेजना होगा, किसके अंदर, आरबीसी के। तो बेटा होता क्या है, हम NaCl को तोड़ देते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो बेटा Na प्लस और Cl नेगेटिव में, तो Cl जो है अंदर चला जाता है, और इसी को कहते हैं बेटा Cl के अंदर जाना और बाइकार्बोनेट का बाहर आना, इसी को कहा जाता है बेटा आपके क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमिनॉन। क्या कहते हैं बेटा, या तो कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या कहते हैं हैमबर्गर फिनोमिनॉन। अब जो बेटा ये हैमबर्गर फिनोमिनॉन आपको समझ में आ गया, क्लोराइड शिफ्ट आ गई। अब बेटा ये जो HC आपका जो बाइकार्बोनेट आया है HCO3 नेगेटिव, ये क्या करता है, जो सोडियम बाहर प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। अब समझ में आ गया क्यों कह रहे थे वहां पर कि प्लाज्मा में जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। समझ में आ गया बेटा, 70% इस तरीके से ट्रेवल होता है। अब होता क्या है, आरबीसी के अंदर H प्लस पड़ा हुआ है और बड़ा ही मन चला H प्लस है, वो कहता है नहीं नहीं मैं शांत नहीं बैठूंगा, मुझे ऑक्सी हीमोग्लोबिन दिख रहा है, मैं भी इसे तोड़ूंगा, जिस तरीके से CO2 ने उसे तोड़ने का काम करा था मैं भी इसे तोड़ूंगा। तो बेटा जाता है सीधे लात मारता है किसको, ऑक्सीजन को, HbO2 से अलग कर देता है और उसके साथ खुद रिएक्ट करके HHB, यानी कि जो आपको दिख रहा होगा बेटा हीमोग्लोबिनिक एसिड, देखो मेरे सिर के ऊपर जस्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर हीमोग्लोबिनिक एसिड, तो बेटा हीमोग्लोबिनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है बेटा उसको भेज देता है किसके पास, आपके टिश्यूज के पास। तो बेटा इस तरीके से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपने बेटा इस ट्रांसपोर्ट में अब तक क्या देखा, आपने ये देखा कि ऑक्सीजन भी जो है साथ साथ यहाँ पर हो रही है, यानी कि बेटा फिनोमिनन साथ साथ चलता है, ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन को बाद में अलग से करने आएगा ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग से ट्रांसपोर्ट नहीं बेटा, साइमल्टेनियसली चल रही हैं चीजें। ठीक है, अब देखो आगे। इसके बाद बेटा हमने जो आपके नेक्स्ट पेज पर यही आपको बताया है कि आखिर जो क्लोराइड शिफ्ट होती है वो क्यों होती है, जिससे कि बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करा जा सके। आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो बेटा ये आरसीबी की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बेटा आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये क्लोराइड अंदर जाता है। ठीक है बेटा, तो इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमिनॉन। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा CA के बारे में, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में हमने बताया है। वैसे तो हम बेटा काफी चर्चा कार्बोनिक एनहाइड्रेज पर कर सकते हैं, बट हमें इतनी चर्चा इसके ऊपर नहीं करनी है। रीजन बहुत क्लियर है बेटा कि जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है उतनी ही बात हम इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोराइड शिफ्ट भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो भी हमने एज ए एक्स्ट्रा आपको करा दिया, बट बेटा समझने के लिए जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जो है वेरी हाई कंसंट्रेशन, काफी ज्यादा मात्रा में आपको बेटा आरबीसी में देखने को मिलता है। ये आपको दिखा था बेटा आरबीसी के अंदर रिप्रेजेंट था और वहीं इसने जो है बेटा उस रिएक्शन को करवाया था। आपको याद होगा CO2 प्लस H2O को मिला के बेटा आपके क्या बनाया था, कार्बोनिक एसिड बनाया था H2CO3, और आगे इसी को फर्दर ब्रेक डाउन करने में भी इसके अंदर आपके हाइड्रोजन आयन और आपके किसके अंदर बेटा आपके बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक डाउन करने में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने ही हेल्प करी थी। ठीक है, तो इसका कुछ स्मॉल अमाउंट बेटा आपके प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया बेटा, बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। फिर देन इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डिसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो डिसोसिएशन कहाँ होगा बेटा, आपको पता है बेटा हीमोग्लोबिन आपके CO2 से अलग होगा लंग्स के पास, क्यों, एल्विलाई में, आपको पता है क्योंकि वहां वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को लोड कर लेगा। तो बेटा यहाँ पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है, ये भी आपको पता है, कितना होता है ये भी आपको पता है बेटा। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो बेटा ज्यादा होता है, इसी वजह से जो है बेटा आपका HbO2 एसोसिएशन होता है। आपको याद होगा जब हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपका कराया था तो मैंने एक लाइन आपको बताई थी कि जो आपका बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो प्राइमरीली रिलेटेड होता है किससे बेटा, आपके HbO2 एसोसिएशन से। एसोसिएशन होगा या नहीं होगा ये खुद के पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड करता है बेटा, ऑक्सीजन के, ना कि डिपेंड करता है बेटा किसके, CO2 और इनके। बाकी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं बट जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये खुद के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, देखो ये सारी बातें फिर से यहाँ पर क्लियर हो रही हैं बेटा, दिख रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ बायो जो है बेटा वो मजा आ रहा होगा आपको बेटा, कंसेप्ट एक से एक मिल रहे होंगे। अब देखो बेटा, अब ये जो है आपको एक तरफ एल्वेलाई लेवल दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको बेटा देखो मेरी वही फोटो के नीचे आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी कैपिलरी लिखा हुआ, अंदर रेड कलर से वही रेड ब्लड सेल, और नीचे जो लिख रहा है वो अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, होता क्या है बेटा 7% अब CO2 आ चुकी है, तो आपको दिख रहा होगा वहां ऊपर ही ऊपर 7% थ्रू प्लाज्मा लिख रहा है और CO2, और हमने उसको कहाँ एरो दिखाया है कि वो बेटा पल्मोनरी कैपिलरी से सीधे आपके कहाँ जा रही है, वो जा रही है बेटा आपके कहाँ पर, आपके जा रही है किसके अंदर, आपके एल्वेलाई के अंदर जा रही है। ठीक है,
फिर होता क्या है बेटा, आपके आप देखते हो कि जो HbCO2 यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अंदर प्रेजेंट है जो कि 23% आया था, होता क्या है एल्विलाई में ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन जाती है बेटा वहां, कहां पर जाती है, अब जाती है आरबीसी में, और बेटा कहती है कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें कुछ याद है, जब तुम्हारा एरिया था, कौन सा एरिया था तुम्हारा, टिश्यू, तो तुमने क्या करा था, तुमने मुझे लात मार के मेरे हीमोग्लोबिन से जुदा कर दिया था, अब समय आ चुका है मेरा तुमसे बदला लेने का, अब ये मेरा एरिया है, कौन सा एरिया है, लंग्स है, मेरा पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, मेरी चलती है यहाँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ करा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है क्या करोगे तुम मेरे साथ, तो कहता है मैं तुम्हें HB से हीमोग्लोबिन से जुदा कर दूंगी, कौन कहती है बेटा, ऑक्सीजन कहती है, और लात मार के निकाल देती है CO2 को, और अपना खुद का बॉन्ड बना लेती है बेटा HbO2। लोडिंग दिखी HbO2 की, देखो लोडिंग हो गई, और कौन रिलीज हो गया, CO2 अनलोड हो गया, कहां चले जाता है, एल्विलाई में चले जाता है। तो जो 30% CO2 लोड करी थी वहां, वही 30% CO2 बेटा निकाल दी गई है यहाँ पर, समझ में आ गया। अब आती है कहानी 70% की, तो नीचे की तरफ जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले होता क्या है बेटा, बाइकार्बोनेट जो आया था 70%, नीचे नीचे देखो दिख रहा होगा बाइकार्बोनेट, जहां पर लिख रहा है NaHCO3 और 70% दिख रहा है, ये क्या करता है बेटा, टूटता है, जैसे ही यहाँ अपनी साइड पर पहुंचता है तो ये बेटा टूटता है, टूटेगा किसके अंदर, सोडियम के अंदर और बाइकार्बोनेट के अंदर। अब होता क्या है, ये बाइकार्बोनेट फिर बेटा आरबीसी के अंदर जाता है, अब आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट जाएगा तो बेटा पहले कौन भेजा था इसके, क्लोराइड, तो क्लोराइड कहता है मुझे बाहर आना है, और ये जो क्लोराइड बाहर आता है इसी को हम कहते हैं बेटा, देखो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, अब जब गया था अंदर तो क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन का था, उल्टा वापस आता है तो हम इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और बाहर इसका प्यारा प्यारा सोडियम इंतजार करता है, सोडियम कहता है कि अरे भैया मुझे भी बाइकार्बोनेट ने निकाल दिया, क्या तुम्हें भी निकाल दिया आरबीसी ने, तो क्लोराइड कहती है हाँ, तो कहता है सोडियम क्लोराइड से आ जाओ, चलो फिर से अपने आप बॉन्ड बना लेते हैं, फिर से रिएक्शन कर लेते हैं और बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड, फिर से देखो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब अंदर कौन पहुंच चुका है बेटा, आपका बाइकार्बोनेट अंदर पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट इंतजार करता है, होता क्या है, जो O2 आपके एल्विलाई में प्रेजेंट थी, अब O2 कहती है चलो यार आरबीसी के अंदर चलते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे तो लोडिंग करनी है अपनी हीमोग्लोबिन के साथ, मुझे बॉन्ड बनाना है, तो वो देखती है कौन यहाँ पर दिख रहा है जिसे मैं लात मार के निकालूं, तो बेटा यहाँ फिर बदला लेती है HHB के साथ, क्यों, क्योंकि सेम इसने यही काम करा था बेटा, HbO2 को तोड़ा था, आपको याद होगा H+ ने, अब ये क्या करती है, उल्टा बदला लेती है, HHB के पास जाती है, ऑक्सीजन कहती है चल H+ तू निकल यहाँ से, और H+ को निकाल लेती है और HbO2 बना लेती है, देखो यारो बेटा, फिर ये H+ ऐसे ही डोलता रहता है, कहता है H+, फिर बेटा H+ आपके किससे कहता है, बाइकार्बोनेट से कहता है तुम भी यहाँ हो, अच्छा चलो रिएक्शन ही कर लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, देन कार्बोनिक एसिड जो है फिर शांत नहीं बैठता, फिर बेटा ब्रेक डाउन कर जाता है किसके अंदर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अंदर, और इस तरीके से बेटा जो है किसने मदद करी बेटा ब्रेक डाउन करने में H2CO3 को, किसके अंदर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, इस तरीके से जो 70% CO2 है वो बेटा आपकी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और कहां पहुंच जाती है, एल्विलाइज में। जिस तरीके से आपने लोडिंग करी थी उसी की अपोजिट डायरेक्शन में सारा गेम आपका चला है, और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या लिखाया है बेटा, फिर हमने आपको ये लिखाया है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके डिलीवर करता है क्या बेटा, 4 ml CO2, किसको बेटा, आपके एल्विलाइज को। तो जो भी बेटा आप देखते हो क्या कि आपका जो 100 ml आपका बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके पास लगभग 4 ml बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि कहां पर डिलीवर करी जाती है, आपके एल्विलाइज के पास, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा बेटा ऑक्सीजन कितना लेके जा रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को 5 ml लेके जा रहा था, किसको दे रहा था, टिश्यूज को दे रहा था, ठीक है। देखो अब आगे, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपसे किस बारे में, आपसे हम बात करते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो दो तरीके से हम रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं। अब मन में डाउट आता है सर ये रेगुलेशन क्या होता है, तो बेटा रेगुलेशन आपका ये होता है कि आपको कब नॉर्मल सांस लेनी है, कब आपको तेजी से सांस लेनी है, यानी कि फोर्सफुल ब्रीथिंग की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। इस हिसाब से ये जो आप मतलब सोचते भी नहीं हो, जैसे आपको मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो और बॉडी अपने आप सांस लिए जा रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा, तो कोई ना कोई तो ब्रेन में बेटा ऐसा पार्ट होगा जो इसको रेगुलेट कर रहा है, जिसे पता है कि बेटा हाँ अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, अब मुझे सांस जो है लेनी होगी, अंदर ऑक्सीजन को लाना होगा, तो कोई तो काम कर रहा होगा। तो बेटा दो तरीके रेगुलेशन यहाँ काम करते हैं, एक करता है न्यूरल रेगुलेशन, एक करता है केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में आप पढ़ते हो RRC के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में, और दूसरा पढ़ते हो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में। दूसरी तरफ केमिकल रेगुलेशन का मतलब है बेटा अगर कुछ भी केमिकल, यानी कि कुछ बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं जो कुछ सर्टेन केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं,
अब वो केमिकल्स होते हैं बेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आपके H+। अगर ये कहीं भी बढ़ते हुए दिखते हैं तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं और आगे उसको जो है बेटा पास ऑन कर देते हैं किसकी तरफ, आपको भी पता लग जाएगा किसको पास ऑन करते हैं। वैसे तो आपको पता है, रिवीजन ही आप यहाँ करने आए हो। तो केमिकल रेगुलेशन में बेटा आपको दो तरह के कीमो रिसेप्टर देखने को मिलते हैं, एक तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर देखने को मिलता है, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर देखने को मिलता है। तो पेरिफेरल में आप जो पढ़ते हो बेटा दो तरह की बॉडी पढ़ते हो, एक पढ़ते हो एओर्टिक बॉडी, एक पढ़ते हो कैरोटिड बॉडी। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अब आप क्या देखते हो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा न्यूरल रेगुलेशन के बारे में। तो आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो न्यूरल रेगुलेशन में बेटा हमने कुछ एरियाज आपको बताए हैं। हमने बेटा यहाँ पर चर्चा करी है हाइंड ब्रेन के बारे में। तो बेटा हमने आपको जो है हाइंड ब्रेन में ऊपर वाला जो आपको स्वेलन वाला पार्ट दिख रहा होगा, जहां न्यूमोटैक्सिक सेंटर दिख रहा है आपको, वो एरिया पॉन्स कहलाता है। जो जस्ट उसके नीचे वाला एरिया है जहां पर आपको RRC दिख रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसके बगल में आपको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर दिख रहा है, जो कि एक कीमो सेंसिटिव एरिया है। कुछ सर्टेन केमिकल्स के लिए बेटा वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। और उस सेंसेशन को बेटा कौन महसूस करता है, कौन उसे रिसीव करता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर करता है, ठीक है। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पॉन्स और मेडुला वाला आपको रीजन दिख रहा है ना, ये दोनों के दोनों ये आपके बेटा हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है अभी, ताकि जब ब्रेन पढ़ाएंगे तब बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब ये RRC क्या करता है, ये बेटा सिग्नल करता है। किसको सिग्नल करता है, आपको पता है बेटा, जब हमने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था बेटा डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल, ये तीनों की तीनों मिलके जो है बेटा आपकी कैसी होती है, ये तीनों की तीनों जो है बेटा आपकी मेजर आपकी जो है क्या होती है, मसल्स होती है, जिनका जो है बेटा आपका क्या कहते हैं मेजर रोल होता है किसके अंदर, आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग में, फोर्सफुल ब्रीथिंग में। तो बेटा इसको सिग्नल कौन करता है, RRC। और एक बात और बेटा, RRC आपका हेड कमांड है, RRC ही आपका जो है बेटा एक्शन टेकर है। बाकी सब लोग उसे सजेस्ट कर सकते हैं, जिसे जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर देखा आपने, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर देखा आपने, नीमोटैक्सिक सेंटर देखा, ये तीनों के तीनों अपना आउटपुट देते हैं किसको, RRC को। और RRC देन आगे जो फर्दर नेसेसरी जो बेटा स्टेप्स होते हैं उसको उठाने का काम कौन करता है, आपके RRC करता है, ठीक है। समझ गए बेटा, RRC ही आपका एक्शन टेकर है। RRC चाहेगा तो ही चीजें बदलेंगी। देखो फिर इसके बाद बेटा आप क्या देखते हो, आप देखते हो बेटा RRC के बारे में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर प्रेजेंट है आपके, प्रेजेंट है बेटा मेडुला वाले रीजन में। कहां पर, और ये मेडुला किसका पार्ट है बेटा, आपके हाइंड ब्रेन का। फिर बेटा हमने अगली लाइन लिखी, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग रेगुलेशन, कि बेटा ये जो है आपका प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रीथिंग रेगुलेशन के लिए। इसका सर मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि कोई भी एक्शन उसे लेना होगा, यही एक्चुअल एक्शन टेकर है। बाकी सब लोग उसे सलाह देते हैं आके कि ऐसा ऐसा करा जा सकता है, बट ये चीज होगी या नहीं होगी, इसका जो फैसला होता है बेटा वो आपका RRC ही लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में। तो बेटा ये आपका प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, किसके, हाइंड ब्रेन के। और इसको कहा जाता है बेटा आपका स्विच ऑफ सेंटर। क्या कहा जाता है बेटा, नीमोटैक्सिक सेंटर को, नीमोटैक्सिक सेंटर को कहा जाता है बेटा आपका स्विच ऑफ सेंटर। तो बेटा स्विच ऑफ सेंटर आपका होता है किसके लिए, इंस्पायरेशन के लिए। देखो जरा किस तरीके से वर्क करता है। ये क्या करता है बेटा, PC यानी कि नीमोटॉक्सिक सेंटर, ये सिग्नल करता है RRC को। RRC यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। RRC क्या करता है, डिक्रीज कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो जो आप इनहेल कर रहे हो बेटा, इसकी ड्यूरेशन को कम कर देता है। अब इसकी ड्यूरेशन को कम कर देगा तो बेटा अगर आपको जितनी डिमांड में ऑक्सीजन चाहिए उसको फुलफिल करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबर ऑफ इनहेलेशन बढ़ाना होगा। तो बेसिकली आपको क्या बढ़ाना होगा, आपको रेट ऑफ ब्रीथिंग को बेटा बढ़ाना होगा। अगर आप इंक्रीज कर देते हो बेटा रेट ऑफ ब्रीथिंग को, तो आप जो बेटा लॉ आपने जो ड्यूरेशन कम करा उसको जो है आप बेटा भरपाई कर पाओगे, किसको, उसके अमाउंट को, जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए। समझ गए बेटा। तो PC क्या करता है, वो आपके RRC को सिग्नल करता है, RRC उसकी बात मानते हुए ड्यूरेशन को कम कर देता है इंस्पायरेशन की को, और इस तरीके से रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है बेटा बढ़ जाती है। इसलिए हम PC को कहते हैं बेटा आपका स्विच ऑफ सेंटर। समझ में आ गया। देखो इसके बाद आता है बेटा आपका केमिकल रेगुलेशन। मैंने कहा ना बेटा कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया रिसेप्टर, कुछ कीमो रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं जो कि बेटा आपके सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, आपके H+ के लिए और CO2 के लिए, ठीक है। अगर इनकी कहीं भी बढ़ोतरी होती हुई इनको दिखती है, कहीं भी इनके अंदर इंक्रीज दिखता है, तो सीधे सिग्नल करते हैं बेटा आपके RRC को। अब देखो नीचे एक लाइन लिखी है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो बेटा ऑक्सीजन बढ़ रहा है घट रहा है, इससे बॉडी को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। ऑक्सीजन का रेगुलेशन के अंदर कोई रोल नहीं होता। जो भी आपका रोल है बेटा, एक तो न्यूरल रोल है और दूसरा रोल होता है बेटा इन रिसेप्टर्स का, जो कि डिटेक्ट करते हैं आपके H+ और CO2 को। यानी कि हम एट द एंड ये कह सकते हैं कि H+ और CO2 के अंदर कोई चेंज आपको दिखता है तो बॉडी बेटा उसको रिसीव करती है, उसको डिटेक्ट करती है।
ऑक्सीजन में कुछ भी हो रहा है वो उसे डिटेक्ट नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं जो रोल होता है ऑक्सीजन का रेगुलेशन के अंदर, रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन में जो रोल है ऑक्सीजन का वो बेटा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये लाइन बेटा याद रखनी है, एज इट इज आ जाएगी और तोते उड़ सकते हैं आपके, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे यार ऑक्सीजन की जब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन का तो कहीं ना कहीं भाव दिया जाता होगा, पर नहीं बेटा उसको कोई भाव नहीं दिया जाता है रेगुलेशन के अंदर। फिर देखते हैं बेटा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। तो बेटा ये एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो कि आपका प्रेजेंट है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। नियर कहां था बेटा, आपको याद होगा डायग्राम दिखाया था, आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर प्रेजेंट था बेटा, मेडुला में, ठीक है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, H प्लस और CO2 के लिए सेंसिटिव होता है ये। फिर हमने बात करी बेटा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के बारे में, तो देखो जरा ध्यान से, दो तरह के होते हैं, एक होता है एयोटिक बॉडी, एक होती है कैरोटिड बॉडी। एयोटिक बॉडी प्रेजेंट होती है एयोटिक आर्च पर, कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है बेटा कैरोटिड आर्टरी पर। अब आपके मन में आता है सर कैरोटिड आर्टरी क्या है, तो बेटा जो ब्लड वेसल आपके सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको, आपके ब्रेन को, उसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। और इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, उनको कहते हैं कैरोटिड बॉडी, ठीक है। और जो एयोटा की आर्च पर प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, उनको कहा जाता है बेटा एयोटिक बॉडी, ठीक है। अरे मैंने शायद वहां कैरोटिड बॉडी की जगह एयोटिक बॉडी बोल दिया था, चलो ठीक है, कोई ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो बेटा ऊपर मैंने डायग्राम बनाया है, आपको दिख रहा है, देखो क्लियरली आपको दिख रहा है। आप देखो बेटा हार्ट वहां से आपको एयोटा दिख रहा है इस तरीके से जाता हुआ, तो एयोटा के ऊपर जो ब्लू 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 मैंने बनाया है बेटा, वो सारी क्या है आपकी एयोटिक बॉडी, यही बेटा रिसीव करती है आपके इस फ्लूइड के अंदर आपके बेटा H प्लस और CO2 की कंसंट्रेशन को यही देख रही है, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा आपको पता है एयोटा के आगे जाके काफी सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, अलग अलग जगह पर जाती हैं, अलग अलग जगह पर बेटा ब्लड लेके आपकी आर्टरी जाती है, तो उस हिसाब से उनका नाम पड़ जाता है, ठीक है बेटा। जो आपकी बेटा आपकी ब्रेन को लेके जाती है आर्टरी, उसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, और इसके पास प्रेजेंट होती है कैरोटिड बॉडी। इनका भी सेम काम होता है बेटा डिटेक्ट करना, किसको बेटा, आपके H प्लस और CO2 को। तो देखो बेटा वर्किंग हमने यहाँ पर लिख रखी है आपकी, दिख रहा है बेटा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर किसके लिए सेंसिटिव होते हैं बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H प्लस इन CSF। तो बेटा बॉडी के अंदर आपको अलग अलग फ्लूइड देखने को मिलते हैं, वैसे तो अगर आप मेजर फ्लूइड देखोगे तो बेटा ब्लड देखने को मिलता है, लिम्फ देखने को मिलता है। होता क्या है बेटा, ब्लड में से ही बाकी सारे फ्लूइड आपके बनते हैं, तो ब्लड में से ही एक फ्लूइड और आपका बनता है जिसे हम कहते हैं बेटा CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपके प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। और इस फ्लूइड के अंदर अगर CO2 और H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बेटा कौन सिग्नल, तो ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं ये सिग्नल करते हैं आपके किसको बेटा, RRC को, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और ये देन बेटा नेसेसरी चेंजेस करता है, क्या करता है, रेगुलेशन में चेंजेस करता है, ठीक है बेटा, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। दूसरी तरफ देखो आपको दिख रहे होंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, इसके अंदर एयोटिक बॉडी, कैरोटिड आर्टरी आते हैं, जो कि दोनों के दोनों सेंसिटिव होते हैं बेटा किसके लिए, आपके बेटा कंसंट्रेशन चेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस, और ये भी सिग्नल करते हैं RRC को, देन RRC फर्दर एक्शन लेता है जो उसे लेने होते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा लेक्चर काफी लंबा हो गया बट अब ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, देखो आ जाओ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ बेटा आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा आपको याद होगा अच्छे से, क्या याद होगा, देखो आपको दिख रहा है बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं। अब बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहली समस्या आपके आगे क्या आएगी, रेस्पिरेटरी ऑर्डर आपका जो सिस्टम होता है बेटा उसका मेन पर्पस क्या है, उसका पर्पस है बेटा ब्रीथिंग को कराना सक्सेसफुली। तो बेटा सबसे पहले समस्या जो आएगी वो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आएगी, ब्रीथिंग से रिलेटेड आपको समस्याएं आएंगी। सबसे पहले आता है बेटा अस्थमा। अस्थमा वैसे तो कई सारे कारणों की वजह से होता है, बट इसका जो कॉमन कॉज होता है वो होता है बेटा एलर्जी, और जो एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है उसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। किसकी वजह से हो सकता है ये बेटा, जो हवा में पोलन उड़ रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है। पेट डेंडर का मतलब होता है बेटा एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनसे भी कुछ लोगों को जो है बेटा अस्थमा हो जाता है। पहले एलर्जी होती है देन बाद में बेटा वो अस्थमा का रूप आपका ले लेती है। एलर्जी क्या होती है ये बेटा जब हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तब हम जानेंगे, अभी तो मैं एलर्जी आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे, अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से। फिर इसके बाद बेटा मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल में आपके होता क्या है, किस में क्या होता है, अस्थमा में। तो अस्थमा में होता है बेटा आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। जो आपका बेटा एयर फ्लो पैसेज होता है जिसका हिस्सा होते हैं बेटा आपके क्या, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, इनके अंदर बेटा सूजन आ जाती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इसी इन्फ्लामेशन की वजह से बेटा वो नैरो हो जाते हैं, जो पहले इतने चौड़े थे वो इतने पतले पतले से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बेटा आपके यहाँ टाइटनिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, किसमें, स्मूथ मसल्स में। आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की स्मूथ मसल्स होती हैं उसके अंदर बेटा आपको स्पेजम देखने को मिलता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, टाइटनिंग देखने को मिलती है।
और जो म्यूकस की लाइनिंग आपको देखने को मिलती है बेटा यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है म्यूकस का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उसके जो पाथ है बेटा उसको नैरो कर देती हैं। अब जरा डायग्राम देखो यहाँ ध्यान से, डायग्राम से पहले ये देखो बेटा इसका सिम्टम जो होता है कफिंग होती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, चेस्ट बहुत ही ज्यादा टाइट टाइट लगने लगती है, ठीक है। इसके अलावा एक जो इसका बेहतरीन फीचर होता है जिससे पता लग जाता है कि अस्थमा हो गया है किसी को, वो होता है बेटा वीजिंग। अब सर वीजिंग क्या होता है, तो बेटा जब भी कोई इंसान ब्रीथिंग करता है अस्थमा पेशेंट, तो उसके में से ऐसा लगता है जब वो ब्रीथ करता है तो बेटा उसमें से ऐसा लगता है सीटी बज रही हो, एक सकर सकर की आवाज आपकी आती है। और वो भी पता कब आती है, जब स्पेशली वो बेटा एक्सेल कर रहा होता है, ब्रीथिंग में भी जब वो सांस छोड़ रहा होता है तो बेटा एक सीटी बजने जैसी अब आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और मैंने तो बेटा ये आवाज सुनी है रियल में, क्योंकि मेरे एक दोस्त है उनको अस्थमा है, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा होगा आपको नॉर्मल लंग, दूसरी तरफ आपको दिख रहा होगा बेटा अस्थमेटिक लंग। तो नॉर्मल लंग में देखो बेटा मसल रिलैक्स्ड है, जबकि अस्थमेटिक लंग में मसल बेटा टाइट कर गई है। तो आपको पता है स्मूथ मसल्स ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की बेटा क्या कर जाती है, कॉन्ट्रेक्शन कर जाती है, उनके अंदर स्पैजम हो जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्मल लंग में आपको नॉर्मल लाइनिंग दिख रही है, जबकि वहां पर आपको स्वेलन लाइनिंग दिख रही है, ये इन्फ्लामेशन है बेटा। और देखो वहां नॉर्मल म्यूकस अमाउंट है और यहाँ पर आपको एक्सेसिव म्यूकस दिख रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना बड़ा जो है बेटा ल्यूमेन आपका प्रेजेंट है, यानी कि अंदर का होल कितना बड़ा है, जबकि दूसरी तरफ बेटा देखो कितना छोटा हो चुका है। अब आपको लगता है इसमें से प्रॉपर एयर जा पाएगी, तो बेटा इसलिए ब्रीथिंग में समस्या आ जाती है। और कभी कभी तो इतनी समस्या हो जाती है कि बेटा इनको पंप ही लेना पड़ता है, सीधे उसी से ही जो है बेटा इनको निजात मिलता है, ठीक है। अब देखो बेटा एक बार एनसीईआरटी की हम जो है वो पढ़ लेते हैं, आपकी क्या लाइन एनसीईआरटी लिखती है, अस्थमा इज आ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो अस्थमा क्या है बेटा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, जिसकी वजह से होता क्या है, कॉजिंग वीजिंग, जिसकी वजह से बेटा वीजिंग होती है, यानी कि ब्रीथिंग के समय सीटी बजती है एक, ठीक है। और क्यों होती है ये सब होता है बेटा ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि बेटा आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती है उनके अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एम्फाइसीमा के बारे में। तो एम्फाइसीमा जो है बेटा आपका क्रॉनिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले शब्द आता है कि सर क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो बेटा एक ऐसा डिसऑर्डर जो लंबे समय तक आपका चलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर। होता क्या है, जर्नली ये क्योरेबल नहीं होता, जर्नली इसे ठीक नहीं करा जा सकता, बट आप इसे मेडिकेशन के थ्रू, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, आपके बेटा खान पान को चेंज करके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके आप इसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बेटा आप देखते हो क्या कैंसर, ठीक है, आप देखते हो बेटा अर्थराइटिस, आप देखते हो डायबिटीज, ये सब की सब जो है बेटा आपकी क्रॉनिक डिसऑर्डर है। जैसे कि डायबिटीज को देखो आप बेटा मेंटेन कर सकते हो, अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है बेटा, एक्सरसाइज करे, वो डायबिटीज की आपकी गोली ले, ठीक है बेटा, और जो है बेटा वो अपने खान पान पर जो है बेटा थोड़ा सा ध्यान दे। तो बेटा जब वो इन सब चीजों को नेसेसरी स्टेप्स को लेता है तो वो बेटा उसको जो है मैनेज कर पाता है, उस डायबिटीज को कंट्रोल में रख पाता है। उसे क्योर तो वो कर नहीं सकता बेटा, जर्नली नॉट क्योरेबल, जर्नली बेटा ये क्योर नहीं होती, कभी कभी सही हो सकती है बट हर एक के केस में नहीं होती, बट इनको मैनेज करा जा सकता है। ऐसे ही डिसऑर्डर्स को कहा जाता है बेटा आपके क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। तो एम्फाइसीमा भी एक ऐसा ही डिसऑर्डर है, एक बार हो गया तो बेटा सही नहीं होगा। तो बेटा इसके अंदर होता क्या है, जो एल्वेलाई की वॉल है ना बेटा वो डैमेज हो जाती है। कैसे डैमेज हो जाती है बेटा, सुट्टा मारने से। बहुत से लोगों को सुट्टा मारने का बड़ा कर्रा शौक होता है, रोज उनको बेटा लगभग 1 से 2 पैकेट सुट्टे चाहिए ही होते हैं। अब 1 से 2 पैकेट सुट्टे तो बेटा मार लेते हैं, उससे होता क्या है, जो उनकी एल्वेलाई की जो वॉल होती है बेटा वो डैमेज होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, जो सरफेस एरिया जिसके थ्रू बेटा गैसियस एक्सचेंज आपका होता है वो बेटा डिक्रीज होता जाता है। और बेटा जैसे जैसे वो एरिया कम होता जाएगा आपके बेटा सांस लेने में आपको समस्या होती जाएगी, इसी को कहते हैं आपके एम्फाइसीमा, ठीक है। देखो बेटा डायग्राम भी मैं आपके लिए लाया था, एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्मल एल्वेलाई, एक तरफ है बेटा एम्फाइसीमा वाली एल्वेलाई। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड एल्वेलाई में आपको क्लियरली जो है, देखो जहां पर आपको होल से दिख रहे हैं, जहां पर एल्वेलाई एयर सैक्स लिख रहा है बेटा, वहां पर ध्यान से देखो आपको वहां प्रॉपर वॉल दिख रही है, जबकि राइट हैंड साइड पर वहां पर कोई भी वॉल आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से बेटा वॉल डैमेज हो जाती है और आपके जो है बेटा क्या होता है, आपके जो है बेटा आपके वॉल डैमेज हो जाती है और रेस्पिरेटरी एरिया आपका कम हो जाता है। देन इसके बाद हमने बात करी बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं बेटा, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आपके बेटा आपके ऑक्यूपेशन की वजह से होते हैं, काम करने की वजह से। अब वो कौन से होते हैं, कुछ बेटा आपने देखे होंगे, कुछ लेबर क्लास होती है, मजदूर होते हैं बेचारे, वो जो है बेटा कुछ स्टोन ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स आपके जो है बेटा उड़ते हैं। जैसे कि बेटा कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां पर कॉटन के फाइबर्स बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है बेटा।
कुछ कोल माइंस में वर्क करते हैं, कुछ स्टोन माइंस में वर्क करते हैं, तो वहां पर बेटा बहुत पतले 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 आपके क्या होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके बेटा डायरेक्टली चले जाते हैं कहाँ पर, आपके लंग में, और आपके जो है बेटा लंग को डैमेज करने का वो काम करते हैं। ठीक है, तो बेटा यही होते हैं आपके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो देखो बेटा इन सर्टेन इंडस्ट्री, तो कुछ इंडस्ट्रीज में स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रोकिंग, खासकर कि वो जिनके अंदर बेटा स्टोन को तोड़ा जाता है और घिसा जाता है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो वहां बेटा इतनी सारी जो है गंदगी प्रोड्यूस होती है दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन, कि बेटा हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का वो भी उससे जो है बेटा लड़ नहीं पाता है पूरी तरीके से। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन, तो बेटा लंबे समय तक अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां पर बेटा फाइन पाउडर उड़ता है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है बेटा, इसका लॉन्ग एक्सपोजर लंबे समय तक ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने से आपके बेटा सूजन हो जाती है, और वो सूजन आगे जाके बेटा फाइब्रोसिस कर देती है। क्या होता है फाइब्रोसिस, बेटा फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब हो क्या जाता है बेटा, जो आपका फाइब्रस टिश्यू होता है उसका जो है बेटा ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, और आपके लंग के ऊपर स्टोर होने लगता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बेटा प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, तो आपका ये फाइब्रस टिश्यू होता है ये बेटा मल्टीप्लाई होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है नंबर में, और जब ये बढ़ने लगता है इसकी वजह से बेटा आपकी जो है आपके लंग को डैमेज होने लगता है। ठीक है, अब इस सर इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है बेटा ऐसे वर्कर्स को प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए, रेस्पिरेटरी मास्क पहनने चाहिए जिससे कि वो बच सकें। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है बेटा एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर हेल्दी एल्विलाई है, दूसरी तरफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। पल्मोनरी मतलब लंग, फाइब्रोसिस मतलब बेटा प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, या फिर आप कह सकते हो फाइबर फॉर्मेशन। तो देखो एक तरफ बेटा जिसमें जो है आपके फाइब्रस टिश्यू बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में बन रहे हैं, वहां देखो बेटा टिश्यू जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो ब्रीथिंग में जो है बेटा वो अच्छे से एक्सपेंड कर पाता है। जबकि जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, जब ये टिश्यू ज्यादा आ जाता है तो बेटा ये टिश्यू जो होता है वो ठीक स्टिफ होता है, तो इसकी वजह से जो है बेटा प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है आपका कौन बेटा, आपका पेशेंट, तो उसको जो है फर्दर समस्या जो है बेटा होने लगती है। ठीक है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है बेटा रेस्पिरेटरी मास्क, जो इन भैया ने पहन रखा है, अगर ये पहना जाए तो बेटा इसका इलाज हो सकता है, इलाज नहीं मतलब बेसिकली बचा जा सकता है। बट बेटा एज यूजुअल जो है लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, उनको मास्क तो दूर की बात बेटा जो बेसिक आपकी सिक्योरिटी होती है, यानी कि जो उनको कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बेसिक इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए वो तो उनको मिलते नहीं है बेटा, तो ऐसे ही है बेटा सिस्टम, अब क्या करें। फिर देखो बेटा मैंने कुछ आपको जो है नॉर्मल बीमारियां दिखा दी थी, अब एनसीईआरटी तो बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लिख देती है, पर हमने जो है अलग अलग इंडस्ट्री से होने वाले के हमने जो है आपको बता दिए, जैसे कि जो कोल डस्ट से जो वर्कर बेटा कोल माइंस में वर्क करते हैं, कोयले की खदानों में वर्क करते हैं, तो वो बेटा किसको आपके इनहेल करते हैं, कोल की डस्ट को इनहेल करते हैं, तो जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं बेटा न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, जो लोग बेटा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं जहां पर कॉटन का काम होता है, तो वहां कॉटन की डस्ट उठती है बेटा, बहुत पतली होती है बेटा कॉटन की। ठीक है, तो बेटा जो उसको बीमारी होती है उसको कहते हैं बेटा बाईसाइनोसिस। जो बेटा सिलिका डस्ट को इनहेल करते हैं, जो वर्कर बेचारे सिलिका, जहाँ पर बेटा सिलिका से रिलेटेड काम होता है वहां पर सिलिका डस्ट उठती है, तो उससे जो बीमारी उनको होती है बेटा उसको हम कहते हैं सिलिकोसिस। और बेटा कुछ जो है एस्बेस्टोस फाइबर को इनहेल करते हैं बेटा, उनको होती है एस्बेस्टोसिस। तो बेटा आपको समझ में आ गया, बिल्डिंग मटेरियल्स में बेटा इसका जो है इस्तेमाल होता था एस्बेस्टोस का। ठीक है बेटा, आपको जो है लेक्चर बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। लेक्चर जो है बेटा पहली बार रैपिड रिवीजन कहते हुए बहुत ही ज्यादा जो है बेटा लंबा हो चुका है, बट थैंक यू सो मच बेटा, आपने लेक्चर लिया, रिवाइज कराना हमें जो है बेटा हमारी जिम्मेदारी है, और मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बेटा रिवाइज ये कराया है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलो बेटा।